हाफ ब्लड प्रिंस। अध्याय 17। स्लग हॉर्न की याद। नए साल के कुछ दिन बाद हैरी, रॉन और जिनी शाम को किचन की अंगीठी के पास कतार बनाकर खड़े थे। वो हॉगवर्ट्स लौट रहे थे। विद्यार्थियों को जल्दी और सुरक्षित पहुंचाने के लिए मंत्रालय ने छू नेटवर्क के इस एकांगी मार्ग की अनुमति दे दी थी। सिर्फ मिसेस वीजली ही वहां गुड बाय कहने के लिए थीं, क्योंकि मिस्टर वीजली, फ्रेड, जॉर्ज, बिल और फ्लर काम पर गए थे। मिसेस वीजली विदा करते समय आंसुओं में डूब गई थीं। आजकल वो जल्दी रोने लगती थी। जब से परसी क्रिसमस वाले दिन घर से धड़धड़ाता हुआ गया था, वो रोने की आदी हो गई थी। रो मत मम्मी, जिनी ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हमारे बारे में चिंता मत करना, रॉन ने कहा और अपनी माँ को अपने गाल पर एक बहुत गीला चुम्बन लेने दिया। या फिर परसी के बारे में? वो बहुत मूर्ख है। उसके जाने से वास्तव में कोई नुकसान नहीं हुआ है। मिसेस वीजली जमकर रोने लगी जब उन्होंने हैरी को अपनी बाहों में लिया। मुझसे वादा करो तुम अपना ध्यान रखोगे, मुश्किल से बचोगे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मिसेस वीजली, आप मुझे जानती हैं, मैं शांत जिंदगी पसंद करता हूँ। वो आंसुओं के बीच हंसी और हटकर पीछे खड़ी हो गई। सब लोग अच्छी तरह रहना। हैरी पन्ने जैसी हरी लपटों के बीच में दाखिल होकर चिल्लाया, हॉगवर्ट्स। जब लपटों ने उसे अपने आगोश में लिया तो उसने वीजली परिवार के किचन का आखिरी दृश्य देखा, जिसमें मिसेस वीजली का आंसू भरा चेहरा भी शामिल था। हैरी बहुत तेजी से घूम रहा था। उसे कई जादूगर कमरों की धुंधली झलक दिखी, जिसे ठीक से देख पाने के पहले ही वो ओझल हो गए। आखिरकार वो प्रोफेसर मैगोनिकल के ऑफिस की अंगीठी में पहुंच गया। वो बाहर निकला तो उन्होंने अपने काम के बीच नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। इवनिंग पॉटर, कोशिश करना कि कारपेट पर ज्यादा राख न गिरे। जी प्रोफेसर। हैरी ने चश्मा और बाल ठीक किए। रॉन भी घूमता हुआ आ गया। जिनी के आ जाने के बाद वो तीनों एक साथ मैगोनिकल के ऑफिस से निकलकर गरुड़ द्वार टावर की तरफ चल दिए। यहाँ बर्फ रॉन के घर के बगीचे से ज्यादा गहरी थी। दूरी पर उसे दिखाई दिया कि हैग्रिड अपने कैबिन के सामने बकबीक को कुछ खिला रहा है। बधाइयाँ। मोटी औरत के पास पहुंचने पर रॉन ने आत्मविश्वास से कहा। रॉन की तेज आवाज पर उसने मुंह बना लिया। नहीं। नहीं का क्या मतलब? पासवर्ड बदल गया है। और मेहरबानी करके चिल्लाना मत। लेकिन हम लोग तो बाहर थे, हमें कैसे पता चलेगा? हैरी, जिनी। हरमाइनी भागती हुई उनकी तरफ आ रही थी। उसका चेहरा बहुत गुलाबी था। वो एक चोगा, हैट और ग्लव्स पहनी थी। मैं अभी 2 घंटे पहले आई हूं। मैं तो हैग्रिड और मेरा मतलब है विदर विंग्स से मिलने गई थी। तुम लोगों का क्रिसमस कैसा रहा? हाँ, रॉन ने तत्काल कहा, काफी घटनापूर्ण। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है हैरी, हरमाइनी ने कहा। उसने ना तो रॉन की तरफ देखा, न ही ऐसा कोई संकेत दिया जिससे पता चले कि उसने उसकी बात सुनी हो। ओह जरा ठहरो, पासवर्ड। संयम। बिल्कुल, मोटी औरत ने कमजोर आवाज में कहा। आगे की तरफ झूल गई तस्वीर का छेद खुल गया। उसे क्या हुआ? हैरी ने पूछा। लगता है क्रिसमस पर ज्यादा जश्न मना लिया है। उसने एक पल के लिए अपनी जेब टटोली, फिर चर्म पत्र खींच कर निकाला। डंबलडोर की लिखाई थी। बहुत बढ़िया। हैरी ने उसे खोला। तत्काल पता चल गया डंबलडोर के साथ उसकी अगली क्लास अगली रात को है। मेरे पास उन्हें बताने के लिए बहुत सी बातें हैं, और तुम्हें भी। चलो चलकर कहीं बैठते हैं। लेकिन उसी पल वॉन की जोरदार चीख सुनाई दी और लेवेंडर ब्राउन न जाने कहां से धड़धड़ाती हुई आई और रॉन की बाहों में समा गई। हरमाइनी हंसते हुए बोली, यहाँ पर एक टेबल है, आ रही हो जिनी? जिनी बोली, नहीं धन्यवाद, मैंने डीन से मिलने का वादा किया है। हैरी का ध्यान इस तरफ गया। जिनी बहुत उत्साहित नहीं थी। तो तुम्हारा क्रिसमस कैसा रहा? ओह अच्छा था। हरमाइनी ने कंधे उचकाए। कुछ खास नहीं। वॉन के यहाँ कैसा था? मैं तुम्हें 1 मिनट में बताता हूँ। देखो हरमाइनी, क्या तुम उसे माफ? नहीं, मैं नहीं कर सकती, इसलिए पूछना भी मत। अच्छा, तो कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? वो उस समय इतनी खूंखार दिख रही थी कि उससे बहस करना ठीक नहीं था। इसलिए हैरी ने रॉन का विषय छोड़ दिया। फिर उसे बताया उसने स्नैप और मेलफॉय के बीच हुई क्या बातें सुनी थी। जब उसकी बात पूरी हुई तो हरमाइनी एक पल सोचने के बाद बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो मदद करने का नाटक कर रहे थे ताकि वो मेलफॉय से धोखे से उगलवा ले? हाँ, हरमाइनी ने कहा। रॉन के डैडी और ल्यूपिन भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन इससे निश्चित रूप से साबित होता है कि मेलफॉय कुछ करने की योजना बना रहा है। इस बात से तो इनकार नहीं कर सकती।
नहीं, मैं नहीं कर सकती। वो वोल्डेमार्ट के आदेशों पर काम कर रहा है, जैसा मैंने पहले कहा था। क्या उनमें से किसी ने दरअसल वोल्डेमार्ट का नाम लिया था? हैरी ने त्योरियां चढ़ाई और याद करने की कोशिश करने लगा। मुझे नहीं लगता, स्नैप ने जरूर तुम्हारा मास्टर कहा था और वो वोल्डेमार्ट के अलावा कौन हो सकता है? क्या पता, हो सकता है उसके डैडी हों। उसने कमरे को घूरा, वो विचारों में खोई हुई थी। उसका ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कि लेवेंडर रॉन को गुदगुदी कर रही थी। ल्यूपिन कैसे हैं? अच्छे नहीं हैं, ल्यूपिन ने बताया। वो नरभेड़ियों के बीच जाकर रह रहे हैं। अपने मिशन में उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या तुमने फेनरिर ग्रे बैक का नाम सुना है? हाँ, सुना है। और तुमने भी तो सुना था हैरी। कब? जादू का इतिहास क्लास में। तुम अच्छी तरह जानती हो, मैंने उस क्लास की एक भी बात। नहीं, जादू का इतिहास क्लास में नहीं। मेल्फॉय ने बोर्गिन को उसके नाम की धमकी दी थी, हरमाइनी ने कहा। शूमंतर गली में, क्या तुम्हें याद नहीं? बोर्गिन ने कहा था कि ग्रे बैक उसके परिवार का पुराना दोस्त है और वो बोर्गिन की प्रगति की जांच करेगा। हैरी ने उसकी तरफ मुंह फाड़ कर देखा। मैं तो भूल गया था। इससे तो साबित होता है कि मेल्फॉय प्राण भक्षी बन गया है, वरना वो ग्रे बैक के संपर्क में कैसे रहता और उससे कोई काम करने को कैसे कह सकता है? ये काफी संदिग्ध लगता है। जब तक कि छोड़ो भी, तुम इस समस्या से पार नहीं पा सकती, हैरी ने चिढ़कर कहा। देखो, संभावना भी तो है कि ये सिर्फ कोरी धमकी हो। तुम विश्वास ही नहीं करना चाहती हो, हैरी ने सिर हिलाते हुए कहा। ओह हाँ, रूफस स्क्रिमग्योर से मेरा विवाद हो गया था। बाकी की शाम अच्छी गुजरी क्योंकि उन दोनों ने मिलकर जादू मंत्री की खूब बुराई की। रॉन की तरह ही हरमाइनी को भी लगता था कि मंत्रालय ने पिछले साल हैरी के साथ जो सलूक किया था, उसे देखते हुए अब उनका ये दुस्साहस ही है कि वो उससे मदद मांग रहे हैं। नई टर्म अगली सुबह शुरू हुई। 6th ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक सुखद आश्चर्य था। एक बड़ा साइन बोर्ड रातों रात कॉमन रूम के नोटिस बोर्ड पर लग गया था। अंतर्ध्यान प्रशिक्षण। अगर आपकी उम्र 17 साल है या 31 अगस्त से पहले 17 साल होने वाली है, तो आप जादू मंत्रालय के अंतर्ध्यान प्रशिक्षक से 12 सप्ताह के अंतर्ध्यान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होने की पात्रता रखते हैं। अगर आप भाग लेने के इच्छुक हैं तो कृपया अपना नाम नीचे लिख दें। शुल्क 12 गैलियन। हैरी और रॉन नोटिस के चारों तरफ खड़ी भीड़ में शामिल हो गए। उन्होंने बारी बारी से अपने नाम लिखे। रॉन हरमाइनी के बाद नाम लिखने के लिए अपनी कलम बाहर निकाल रहा था कि तभी लेवेंडर उसके पीछे आ गई। उसकी आंखों पर हाथ रखकर पूछने लगी, बताओ तो सही, कौन है वॉन? हैरी ने मुड़कर देखा। हरमाइनी चल दी थी। वो भी उसके पास पहुंच गया। वो रॉन और लेवेंडर के साथ नहीं रुकना चाहता था। बहरहाल उसे हैरानी हुई कि अभी वो तस्वीर के छेद से थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि तभी रॉन उनके पीछे आ गया। उसके कान लाल थे, उसके चेहरे पर असंतोष का भाव था। बिना कुछ बोले हरमाइनी आगे जा रहे नेविल के पास पहुंचने के लिए तेज रफ्तार से चलने लगी। तो अंतर्ध्यान? उसके अंदाज से स्पष्ट था कि हैरी को अभी अभी हुई घटना के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा अनुभव रहेगा, है ना? क्या पता, शायद खुद करते समय ये ज्यादा अच्छा रहता हो, क्योंकि डंबलडोर जब मुझे अंतर्ध्यान कराकर अपने साथ ले गए थे तो मुझे मजा नहीं आया था। ओ, मैं तो भूल ही गया था तुम ये काम कर चुके हो। अच्छा रहेगा मैं अपना टेस्ट पहली बार में पास कर लूं, रॉन ने चिंतित दिखते हुए कहा। फ्रेड और जॉर्ज तो पहली बार में ही पास हो गए थे, जबकि चार्ली फेल हो गया था, है ना? हाँ, लेकिन चार्ली मुझसे ज्यादा बड़ा है। रॉन ने गोरिल्ले की तरह अपनी बाहें अपने शरीर से थोड़ी दूर हटा ली। इसलिए फ्रेड और जॉर्ज ने उसे ज्यादा नहीं चिढ़ाया था, कम से कम उसके सामने तो नहीं। हम असली टेस्ट कब दे सकते हैं? 17 साल का होते ही, यानी मैं मार्च में टेस्ट दे सकता हूँ। लेकिन तुम यहाँ अंतर्ध्यान नहीं हो पाओगे, महल के भीतर नहीं। ये महत्वपूर्ण नहीं है, सबको पता चल जाएगा कि मैं अगर चाहूँ तो अंतर्ध्यान हो सकता हूँ। रॉन अकेला ही अंतर्ध्यान होने की संभावना के बारे में रोमांचित नहीं था। पूरे दिन आगामी प्रशिक्षण के बारे में बातें होती रहीं। कितना अच्छा रहेगा जब हम बस यूं ही। सीमस ने अपनी चुटकियां बजाकर बताया कि वो इस तरह अंतर्ध्यान हो जाएगा। इस सुखद संभावना के सपनों में खोकर उसने अपनी छड़ी थोड़े ज्यादा उत्साह से लहरा दी।
उस दिन सम्मोहन की क्लास में उसे साफ पानी का फव्वारा उत्पन्न करना था, लेकिन छड़ी के जोर से हिलने के कारण उसकी जगह होज जैसी मोटी और तेज धारा उत्पन्न हो गई, जो छत से टकराकर लौटी और उसने प्रोफेसर फ्लिटविक को उल्टा गिरा दिया। हैरी पहले अंतर्ध्यान हो चुका था। रॉन ने थोड़े शर्मिंदा सीमस को बताया। जब प्रोफेसर फ्लिटविक ने छड़ी लहराकर खुद को सुखाया और सीमस को ये लिखने की सजा दी कि मैं जादूगर हूँ, छड़ी लहराने वाला गोरिल्ला नहीं हूँ। रॉन ने बताया उसे कोई ले गया था, तुम जानते हो, सहचर्य अंतर्ध्यान। ओह, सीमस फुसफुसाया। फिर उसने डीन और नेविल ने अपने सिर सटा लिए ताकि वो सुन सकें अंतर्ध्यान होने पर कैसा महसूस होता है। बाकी दिन हैरी को 6th ईयर के दूसरे विद्यार्थियों ने घेर लिया। उससे अंतर्ध्यान होने की अनुभूति का वर्णन सुनने लगे। रात को 8 बजने में 10 मिनट तक उसने सवालों के लंबे जवाब दिए। फिर उसे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा कि उसे लाइब्रेरी की एक पुस्तक लौटानी है ताकि वो डंबलडोर की क्लास में समय पर पहुंच जाए। डंबलडोर के ऑफिस के लैंप जल गए थे। पुराने हेडमास्टरों की तस्वीरें अपने फ्रेमों में धीरे धीरे खर्राटे ले रही थी। स्मृति पात्र एक बार फिर डेस्क पर था। डंबलडोर के हाथ इसके दोनों तरफ थे। दायां हाथ पहले ही जितना काला और जला हुआ था, जरा भी ठीक नहीं हुआ था। हैरी ने शायद 100वीं बार सोचा होगा उन्हें इतनी गंभीर चोट कैसे लगी, लेकिन उसने पूछा नहीं। डंबलडोर ने कहा था वो उसे बाद में बता देंगे, और वैसे भी वो किसी दूसरे विषय पर बातचीत करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि हैरी स्नैप और मेलफॉय के बारे में कुछ कहे, डंबलडोर बोलने लगे, मैंने सुना तुम क्रिसमस पर जादू मंत्री से मिले थे। हाँ, वो मुझसे खुश नहीं है। अच्छा, वो मुझसे भी बहुत खुश नहीं है। हैरी, हमें इस बात से ज़्यादा दुखी होने के बजाय जूझते रहना चाहिए। हैरी मुस्कुराया। वो चाहते थे कि मैं जादूगर समुदाय को बताऊं कि जादू मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है। डंबलडोर मुस्कुराए। तुम जानते हो, ये विचार दरअसल फज के दिमाग में आया था जब वो अपने पद से चिपके रहने की हताशा भरी कोशिश कर रहे थे। तो अंतिम कुछ दिनों में उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो तुमसे मिलकर तुम्हारा समर्थन हासिल कर लें। फज ने पिछले साल मेरे साथ जो किया, उसके बाद भी, अम्बरिज के बाद भी, हैरी ने गुस्से से कहा। मैंने कॉर्नेलियस को बता दिया था इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन उनके ऑफिस छोड़ने के बाद भी ये विचार खत्म नहीं हुआ है। स्क्रिमग्योर की नियुक्ति के कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने मुझसे मुलाकात की थी और कहा था कि मैं तुम्हारे साथ उनकी मुलाकात करवा दूं। तो इसीलिए आप में बहस हुई? ये जादूगर में छपा था, हैरी के मुंह से निकल पड़ा। दैनिक जादूगर में कभी कभार सच्चाई छप जाती है, कभी कभार। हाँ, इसीलिए बहस हुई थी। ऐसा लगता है रिफस ने आखिरकार तुमसे मिलने का तरीका खोज ही लिया। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं डंबलडोर का पक्का शागिर्द हूँ। मैंने उनसे कह दिया कि मैं हूँ। डंबलडोर ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, फिर दोबारा बंद कर लिया। हैरी के पीछे ज्वाला नाम के माया पंछी ने एक हल्की संगीतमयी आवाज निकाली। हैरी को संकोच हुआ जब उसे अचानक ये एहसास हुआ कि डंबलडोर की चमकीली नीली आंखों में थोड़ा पानी दिख रहा है। वो जल्दी से अपने घुटनों की तरफ देखने लगा। बहरहाल जब डंबलडोर बोले तो उनकी आवाज बिल्कुल स्थिर थी। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई हैरी। स्क्रिमग्योर जानना चाहते हैं कि जब आप हॉगवर्ट्स में नहीं रहते तो कहाँ जाते हैं। हाँ, वो ये जानने के लिए उत्सुक हैं, डंबलडोर ने कहा, जो खुश लग रहे थे। हैरी समझ गया कि अब ऊपर देखना सुरक्षित है। उन्होंने मेरा पीछा करवाने की कोशिश की थी, ये बहुत मज़ेदार था। उन्होंने डॉलिश को मेरे पीछे लगाया था। ये अच्छी बात नहीं थी। मैं एक बार पहले भी डॉलिश पर मंत्र पढ़ने के लिए विवश हो चुका था। मैंने गहरे अफसोस के साथ ये काम दोबारा किया। हैरी ने पूछा, तो उन्हें मालूम नहीं आप कहाँ जाते हैं? वो इस रहस्यमय विषय पर ज़्यादा जानकारी पाना चाहता था, लेकिन डंबलडोर अपने आधे चांद के आकार के चश्मे के ऊपर से मुस्कुरा दिए। नहीं, वो नहीं जानते, पर अभी तुम्हारे जानने का भी सही समय नहीं आया है। मैं सुझाव देता हूँ हम आगे चलें, जब तक कि कोई और महत्वपूर्ण बात। एक बात है सर, मेलफॉय और स्नैप के बारे में। प्रोफेसर स्नैप? हैरी, हाँ सर। मैंने प्रोफेसर स्लगहॉर्न की पार्टी के दौरान उनकी बातें सुनी थी। दरअसल मैंने उनका पीछा किया था। डंबलडोर ने भावहीन चेहरे के साथ हैरी की पूरी कहानी सुनी। जब हैरी की बात पूरी हो गई तो वो खामोश रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, बताने के लिए धन्यवाद हैरी, लेकिन मैं सुझाव देता हूँ तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे नहीं लगता ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है प्रोफेसर? क्या आप समझते हैं? हाँ हैरी, मेरी मानसिक शक्ति असाधारण है। मैं तुम्हारी बताई गई हर बात समझ गया हूँ। तुम ये भी सोच सकते हो कि मैं तुमसे ज़्यादा समझ गया हूँ। एक बार फिर मुझे खुशी होगी
तुमने मुझ में अपना विश्वास दर्शाया, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा आश्वस्त करना चाहता हूँ, तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे मुझे परेशानी हो। हैरी खामोशी से बैठकर डंबलडोर को घूर रहा था। क्या हो रहा था? क्या इसका मतलब ये था डंबलडोर ने स्नैप को ये पता लगाने का आदेश दिया है कि मैल्फॉय क्या कर रहा है, या फिर वो इन बातों से सचमुच चिंतित थे लेकिन उसके सामने बेफिक्री का नाटक कर रहे थे? तो सर, आप अब भी उन पर यकीन करते हैं? हैरी ने अपनी आवाज को विनम्र और शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा। मैं इस सवाल का जवाब देने की सहिष्णुता पहले भी दिखा चुका हूँ, डंबलडोर ने कहा, लेकिन उनकी आवाज अब ज्यादा सहिष्णुतापूर्ण नहीं लग रही थी। मेरा जवाब अब भी बदला नहीं है, और हैरी, मैं इस बात पर जोर दूंगा कि हम आगे बढ़ें। हैरी विद्रोही महसूस करते हुए बैठा रहा। क्या होगा अगर उन्हें विषय न बदलने दे, अगर वो मैल्फॉय के खिलाफ दलीलें देने पर जोर दे? डंबलडोर ने इस तरह सिर हिलाया जैसे वो हैरी के मन की बात समझ गए हों। ओह हैरी, ये कितनी बार होता है, सबसे अच्छे दोस्तों में भी। हम में से हर व्यक्ति को यकीन होता है कि सामने वाले के बजाय उसके पास कहने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। मुझे नहीं लगता सर कि आप जो कहने वाले हैं वो महत्वहीन है, हैरी ने सख्त लहजे में कहा। तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आज रात मैं तुम्हें 2 और यादें दिखाऊंगा, दोनों को ही मुश्किल से हासिल किया है, और उनमें से दूसरी तो मेरे ख्याल से वो सबसे महत्वपूर्ण याद है जो मैंने आज तक हासिल की है। हैरी इस बात पर कुछ नहीं बोला। वो अब भी अपनी बात पर डंबलडोर की प्रतिक्रिया से नाराज था, लेकिन जानता था आगे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तो डंबलडोर ने गूंजती आवाज में कहा, हम आज शाम को टॉम रिडल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास हमने हॉगवर्ट्स की चौखट पर छोड़ी थी, तुम्हें याद होगा। वो सुनकर कितना रोमांचित हुआ था कि वो जादूगर है। तुम्हें याद होगा उसने छूमंतर गली मेरे साथ जाने से इनकार किया था, और मैंने उसे चेतावनी दी थी स्कूल में आने के बाद उसे चोरी की आदत छोड़नी पड़ेगी। तो स्कूल का ईयर शुरू हुआ। टॉम रिडल हॉगवर्ट्स आ गया। वो सेकंड हैंड बुशालों में था और चुनाव की रस्म के लिए फर्स्ट ईयर के बाकी विद्यार्थियों के साथ कतार में खड़ा था। जैसे ही बोलती टोपी को उसके सिर पर रखा गया, उसी पल उसने उसे नाग शक्ति हाउस में रख दिया। मैं नहीं जानता था कि रिडल को ये बात कितनी जल्दी पता चली थी कि उसके हाउस का मशहूर संस्थापक सर्पभाषी था। शायद उसी शाम को वो इस ज्ञान से रोमांचित हुआ होगा, खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगा होगा। बहरहाल, अगर उसने अपने हाउस के कॉमन रूम में सर्पभाषा का प्रदर्शन करके नाग शक्ति हाउस के साथ ही विद्यार्थियों को डरा या प्रभावित कर रहा था, तो इसकी कोई शिकायत स्टाफ तक नहीं पहुंची थी। उसने घमंड या हिंसा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं होने दिया। असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और बहुत ही आकर्षक अनाथ होने के कारण शुरू से ही पूरे स्टाफ का ध्यान और सहानुभूति उसके साथ थी। वो विनम्र, शांत और ज्ञान पिपासु दिखता था। सर, आपने स्टाफ को नहीं बताया कि जब आप उसे अनाथालय में मिले तो वो कैसा था? नहीं। हालांकि उसने पश्चाताप के कोई चिन्ह नहीं दिखाए थे, लेकिन ये संभव था कि उसे पिछली बातों पर अफसोस हो और वो सुधार करने का संकल्प कर चुका हो। मैंने उसे ये मौका देने का फैसला किया। डंबलडोर ने ठहर कर हैरी की तरफ देखा, जिसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था। यहाँ पर एक बार फिर डंबलडोर की तथ्यों के बावजूद लोगों पर नाहक विश्वास करने की प्रवृत्ति साफ दिख रही थी, जबकि वो लोग उसके हकदार नहीं थे। लेकिन फिर हैरी को कुछ याद आया। लेकिन सर, आपने उस पर भरोसा नहीं किया है ना? उसने मुझे बताया था, रिडल जब उस डायरी से बाहर निकला तो उसने कहा था कि डंबलडोर मुझे कभी उतना पसंद नहीं करते थे जितना बाकी टीचर्स। देखो, मैं ये बात जानता था वो भरोसे के काबिल नहीं है। मैंने उस पर करीबी नज़र रखने का संकल्प किया था और मैंने ऐसा ही किया। मैं ये नाटक नहीं कर सकता था कि उस पर नज़र रखने से मुझे ज़्यादा कुछ पता चला। वो मेरे सामने बहुत रक्षात्मक हो जाता था। यकीनन उसे लग रहा था कि शुरू में जादूगर के रूप में पहचाने जाने की खुशी में भाव विभोर होकर उसने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी दे दी है। वो दोबारा ज़्यादा बातें उजागर न करने के बारे में सावधान था, लेकिन रोमांच में उसके मुंह से जो निकल गया था वो उसे वापस तो नहीं ले सकता था। न ही वो मिसेस कोल की बातों को वापस ले सकता था जो उन्होंने मुझे बताई थी। बहरहाल, उसमें इतनी समझदारी थी। उसने मुझे उस तरह प्रभावित करने की कोशिश कभी नहीं की जिस तरह उसने मेरे साथी शिक्षकों के साथ की थी। जब वो बड़ी क्लासों में गया तो उसने अपने आस पास समर्पित मित्रों का एक समूह बना लिया। मित्रों से अच्छा शब्द नहीं होने के कारण मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हालांकि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, रिडल को निसंदेह उसमें से किसी से प्रेम नहीं था।
महल के भीतर इस समूह को शैतानी रूप से ग्लैमरस माना जाता था। ये बड़ा अजीब समूह था। इसके कुछ विद्यार्थी कमजोर थे जो संरक्षण चाहते थे, कुछ महत्वाकांक्षी थे जो प्रतिष्ठा चाहते थे, कुछ ठग जैसे थे जो ऐसे लीडर की शरण में आए थे जो उन्हें क्रूरता से अधिक परिष्कृत रूप दिखा सकता था। दूसरे शब्दों में वो प्राण भक्षियों के पूर्वज थे। दरअसल उनमें से कुछ तो हॉगवर्ट्स छोड़ने के बाद पहले प्राण भक्षी भी बने। रिडल के कठोर नियंत्रण के कारण गलत कामों में इन लोगों का हाथ कभी साबित नहीं हो पाया। हालांकि हॉगवर्ट्स में उनके 7 वर्षों तक रहने के दौरान ऐसी बहुत सी बुरी घटनाएं हुई जिनमें उनका हाथ हो सकता था। जाहिर है सबसे गंभीर घटना रहस्यमय तहखाना खुलने की थी जिस वजह से एक लड़की की मौत हुई थी। जैसा तुम जानते हो हैग्रिड पर उस अपराध का गलत आरोप लगाया गया था। मुझे रिडल की हॉगवर्ट्स की ज्यादा यादें नहीं मिल पाईं। जो गिने चुने लोग जानते थे वो उसके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं थे। वो बहुत दहशत में थे। मैं जो जानता हूँ वो मुझे उसके हॉगवर्ट्स छोड़ने के बाद बहुत मेहनत से पता चला जो चंद लोग बता सकते थे। मैंने पुराने रिकॉर्ड देखे, मगलुओं और जादूगर गवाहों से सवाल किए जिन्हें मैं तैयार कर पाया था। उन्होंने मुझे बताया था कि रिडल में अपने पिता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की धुन थी। जाहिर है वो अनाथालय में पला बढ़ा था और स्वाभाविक रूप से जानना चाहता था वो यहाँ कैसे आया। लगता है उसने टॉम रिडल सीनियर के नाम की निरर्थक तलाश ट्रॉफी रूम और शील्ड्स में की होगी, स्कूल के प्रीफेक्ट्स की सूची में की होगी, जादूगरी के इतिहास के पुस्तकों में भी की होगी। आखिरकार उसे ये स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा कि उसके पिता कभी हॉगवर्ट्स नहीं आए थे। मुझे लगता है तभी उसने अपना नाम हमेशा के लिए त्याग दिया और लॉर्ड वोल्डेमार्ट नाम रख लिया। फिर उसने अपनी माँ के खानदान पर नजर डाली जिनसे पहले वो नफरत करता था। तुम्हें याद होगा उसे लगता था उसकी माँ जादूगरनी नहीं हो सकती क्योंकि वो मौत नामक शर्मनाक मानवीय कमजोरी का शिकार हुई थी। उसे अपनी खोज सिर्फ मार्वोलो नाम के सहारे करनी थी। अनाथालय वालों ने उसे बता दिया था ये उसके नाना का नाम है। आखिरकार जादूगर परिवार की पुरानी पुस्तकों में कष्ट भरे शोध के बाद उसे नाग शक्ति के आखिरी वंशज के अस्तित्व का पता चला। 16 साल की उम्र में गर्मी की छुट्टियों में जब वो अनाथालय गया जहां वो हर साल लौटता था तो वो अपने गौंट रिश्तेदारों को खोजने चल पड़ा। और हैरी अब तुम खड़े हो जाओ। डंबलडोर खड़े हुए और हैरी ने देखा एक बार फिर वो कांच की एक छोटी शीशी थामे हुए थे। ये मुझे किस्मत से मिली है, उन्होंने चमकते हुए पदार्थ को स्मृति पात्र में डालते हुए कहा। इसे देखने के बाद तुम समझ जाओगे। चलें? हैरी पत्थर के पात्र के करीब जाकर नीचे झुका। उसे अंधेरे में गिरने की जानी पहचानी अनुभूति हुई और फिर वो पत्थर के गंदे फर्श पर उतरा जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उस जगह को पहचानने में कई पल लग गए। तब तक डंबलडोर भी उसके करीब उतर चुके थे। गॉन्ट परिवार का मकान अब पहले से भी बहुत गंदा हो चुका था। हैरी ने इससे ज्यादा गंदी जगह नहीं देखी थी। छत पर जालों का अंबार था। टेबल पर पपड़ी लगे बर्तनों के ढेर में फफूंद भरा और सड़ा खाना था। सिर्फ एक मोमबत्ती की हिलती हुई रोशनी आ रही थी जो एक आदमी के पैरों के पास रखी थी। इस आदमी की दाढ़ी और बाल इतने बढ़ चुके थे कि हैरी को उसकी आंखें या मुंह नहीं दिख रहा था। वो आग के पास एक कुर्सी पर लुढ़का हुआ था। हैरी ने एक पल के लिए सोचा कहीं वो मर तो नहीं गया, लेकिन तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। वो आदमी झटके से जाग गया। उसने अपने दाहिने हाथ में छड़ी और बाएं हाथ में छोटा चाकू उठाया। दरवाजा चरमराकर खुल गया। चौखट पर पुराने जमाने की लालटेन लेकर एक लड़का खड़ा था। हैरी पहचान गया। लंबा पीले चेहरे, काले बालों वाला आकर्षक किशोर वोल्डेमार्ट। वोल्डेमार्ट ने आंखें धीरे धीरे गंदे मकान के चारों तरफ घुमाई। कुर्सी पर बैठे आदमी को देख लिया। फिर आदमी लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसके पैरों के पास पड़ी कई खाली बोतलें फर्श पर लुढ़कने की आवाजें करने लगी। तुम! वो गरजा और शराबियों की तरह झूमता हुआ रिडल की तरफ बढ़ा। उसने छड़ी और चाकू ऊपर उठा रखे थे। रुको, रिडल ने सर्प भाषा में कहा। वो आदमी फिसलकर टेबल से टकरा गया जिससे फफूंद लगे बर्तन फर्श पर गिरकर टूट गए। तुम इसे बोल सकते हो? हाँ, मैं इसे बोल सकता हूँ, रिडल ने कहा। हैरी को वोल्डेमार्ट की निडरता पर हैरानी हो रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ हिकारत और शायद निराशा का भाव था। उसने पूछा, मार्वोलो कहाँ है? मर गया, बरसों पहले मर गया।
रिडल ने त्योरियां चढ़ा ली। तो फिर कौन हो? मैं मार्फिन हूँ। क्यों? मार्वोलो के बेटे? हाँ हूँ। तो? मार्फिन ने अपने गंदे चेहरे से बाल हटाए ताकि रिडल को ज्यादा अच्छी तरह देख सके। हैरी ने देखा उसने अपने दाहिने हाथ में मार्वोलो के काले पत्थर की अंगूठी पहन रखी थी। मुझे लगा था कि तुम वो मगलू हो। तुम उस मगलू जैसे दिखते हो। किस मगलू जैसा? रिडल ने तीखी आवाज में पूछा। वो मगलू जिसे मेरी बहन प्यार करती थी, वो मगलू जो आगे उस बड़े मकान में रहता है, मार्फिन ने कहा। उनके बीच अप्रत्याशित रूप से फर्श पर थूक दिया। तुम बिल्कुल उसी जैसे दिखते हो रिडल, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा है ना? अब मैं सोचता हूँ वो तुमसे बहुत बड़ा है। मार्फिन थोड़ा चकराया हुआ लग रहा था, थोड़ा लहराया। वो अब भी सहारे के लिए टेबल के किनारे पकड़ा हुआ था। उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से जोड़ा, देखो वो लौट आया था। रिडल वापस लौट आया। हाँ, उसने मेरी बहन को छोड़ दिया और उसके साथ यही होना चाहिए था। उसने उस घटिया मगलू से शादी जो की थी। मार्फिन ने एक बार फिर फर्श पर थूक दिया। भागने से पहले वो हमें लूट कर चली गई थी। मैं पूछता हूँ लॉकेट कहाँ है? नागेश नाग शक्ति का लॉकेट कहाँ है? वोल्डेमॉर्ट ने जवाब नहीं दिया। मार्फिन दोबारा गुस्सा हो रहा था। उसने अपना चाकू लहराया और चिल्लाया, उस घटिया औरत ने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। और तुम कौन हो जो यहाँ आकर इस सब के बारे में सवाल पूछ रहे हो? सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। वोल्डेमॉर्ट आगे बढ़ा। जब उसने ऐसा किया तो एक अस्वाभाविक अंधेरा छा गया, जिससे वोल्डेमॉर्ट का लैंप, मार्फिन की मोमबत्ती, बाकी सब कुछ अंधेरे में डूब गया। डंबलडोर की उंगलियां हैरी की बाह पर कस गईं। वो दोबारा वर्तमान की ओर उड़ने लगे। बस इतना ही? इतना अंधेरा क्यों छा गया था? क्या हुआ था? क्योंकि मार्फिन को उसके बाद का कुछ याद नहीं था। जब अगली सुबह वो जागा तो फर्श पर अकेला पड़ा था। मार्वोलो की अंगूठी चली गई थी। इस दौरान लिटिल हैंगल्टन गांव में एक नौकरानी हाई स्ट्रीट में चीख रही थी कि बड़े मकान के ड्राइंग रूम में 3 लाशें पड़ी थीं। टॉम रिडल सीनियर और उसके माता पिता मर गए थे। मगलू पुलिस वाले परेशान थे और जहां तक मुझे पता है उन्हें आज तक पता नहीं चला कि रिडल परिवार के लोग कैसे मर गए, क्योंकि मृत्युदंशम शाप आम तौर पर कोई निशान नहीं छोड़ता। इसका अपवाद मेरे सामने बैठा है। डंबलडोर ने हैरी के माथे के निशान की तरफ इशारा किया। दूसरी तरफ मंत्रालय तत्काल जान गया कि हत्याएं किसी जादूगर ने की है। वो ये भी जानते थे कि एक सजा याफ्ता मंगलू विद्वेषी जादूगर रिडल हाउस के करीब रहता है। यही नहीं, उस मगलू विद्वेषी को एक बार उन्हीं लोगों में से एक पर हमला करने के लिए सजा मिल चुकी थी जिनकी हत्याएं हुई थी। मंत्रालय ने मॉर्फिन को पकड़ लिया। उससे सवाल पूछने, सत्यद्रव का इस्तेमाल करने या गुप्त घुसपैठ के प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ी। उसने फौरन हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने ऐसी जानकारियां दी जो हत्यारा ही दे सकता था। उसने कहा कि उसे उन मगलुओं को मारने पर गर्व है। वो इतने सालों से मौके का इंतजार कर रहा था। वो बिना किसी संघर्ष के अज़्काबान चला गया। उसे सिर्फ इस बात की परेशानी थी कि पिता की अंगूठी कहाँ चली गई। वो बार बार पहरेदारों से कहता रहा, उस अंगूठी के खोने पर मेरे पिता मुझे जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। उसने अपनी बाकी जिंदगी अज़्काबान में काटी और मार्वोलो की आखिरी पारिवारिक धरोहर के नुकसान पर अफसोस करता रहा। वो अब अज़्काबान में मरने वाले दूसरे बेचारों की तरह जेल के पास दफन है। तो वोल्डेमॉर्ट ने मार्फिन की छड़ी चुराकर उसका इस्तेमाल किया था। हैरी ने सीधे बैठते हुए कहा, बिल्कुल। हमारे पास ये दिखाने के लिए यादें तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। वोल्डेमॉर्ट ने अपने मामा को स्तब्ध कर दिया। उसकी छड़ी उठाई, घाटी पार करके उस बड़े मकान की तरफ चल दिया। वहां उसने उस मगलू आदमी की हत्या कर दी जिसने उसकी जादूगरनी मां को छोड़ा था, और अपने मगलू दादा दादी की भी। इस तरह उसने रिडल पूर्वजों को मारकर अपने पिता से प्रतिशोध लिया जिसने उसे कभी नहीं चाहा था। इसके बाद वो गॉन्ट के मकान में आया और एक जटिल जादू करके अपने मामा के दिमाग में एक झूठी याद भर दी। फिर उसने बेहोश मॉर्फिन के पास छड़ी रख दी, उसके हाथ से पुरानी अंगूठी उतार कर जेब में रख ली और चला गया। और मॉर्फिन को यह कभी एहसास ही नहीं हुआ कि यह काम उसने नहीं किया है। बहरहाल मैं मॉर्फिन के जीवन के आखिरी हफ्तों में उससे मिला था, क्योंकि उस वक्त मैं वोल्डेमॉर्ट के अतीत के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से इस याद को बाहर निकाला था।
जब मैंने देखा कि इसमें क्या था तो मैंने अज़्काबान से माफिन को छुड़वाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। बहरहाल मंत्रालय किसी फैसले पर पहुंच पाता इससे पहले ही माफिन मर चुका था। लेकिन मंत्रालय को यह एहसास क्यों नहीं हुआ कि वोल्डेमॉर्ट ने माफिन के साथ ये सब किया था? उस समय वो नाबालिग था, है ना? मुझे लगता है कि नाबालिग जादूगरी का पता लगा सकते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, वो जादू का पता तो लगा सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं लगा सकते वो जादू किसने किया था। तुम्हें याद होगा मंत्रालय ने तुम पर वायु विचरण मंत्र का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, जबकि वो काम दरअसल डॉबी ने किया था। हैरी गुर्राया और वो अन्याय अभी उसे परेशान कर रहा था। तो अगर कोई नाबालिग जादूगर किसी वयस्क या जादूगरनी के मकान के भीतर जादू कर दे तो मंत्रालय पता नहीं कर पाएगा। मंत्रालय को निश्चित रूप से ये पता नहीं चलेगा कि जादू किसने किया था। डंबलडोर ने हैरी के चेहरे पर गुस्से के भाव देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वे घर के भीतर माता पिता पर निर्भर करता है कि वे अपने बच्चों पर नियंत्रण रखेंगे। क्या बकवास है, देखिए यहाँ क्या हुआ, देखिए माफिन के साथ क्या हुआ। हैरी ने तुनक कर कहा, मैं मानता हूं माफिन चाहे जैसा भी था वो उस तरह की मौत का हकदार नहीं था जो उसे मिली थी। उसे उन हत्याओं के लिए दोष दिया गया था जो उसने की ही नहीं थी। लेकिन अब देर हो रही है और विदा लेने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम ये दूसरी याद भी देख लो। डंबलडोर ने अंदर की जेब से कांच की शीशी निकाली। हैरी खामोश हो गया। उसे याद था डंबलडोर ने कहा था ये सबसे महत्वपूर्ण याद है। इन यादों को स्मृति पात्र में खाली करने में मुश्किल आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो जम गई हों। क्या यादें भी जम सकती हैं? इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुम्हें पता चलेगा इससे पहले ही हम लौट आएंगे। हम एक बार फिर स्मृति पात्र में चलते हैं। हैरी एक बार फिर चांदी जैसी सतह में गिर गया। एक ऐसे आदमी के सामने उतरा जिसे वो तत्काल पहचान गया था। वो ज्यादा युवा हॉरेस स्लगहॉर्न थे। हैरी उन्हें गंजा देखने का इतना आदी हो गया था कि उसे मोटे चमकदार भूसे के रंग के बालों वाले स्लगहॉर्न को देख के काफी अजीब लगा। वो एक आरामदेह कुर्सी पर टिककर बैठे थे। उनके हाथ में शराब का छोटा गिलास था और दूसरा हाथ पाइनएप्पल टॉफियों के बॉक्स में कुछ खोज रहा था। आधा दर्जन लड़के स्लगहॉर्न के आसपास बैठे थे। हैरी रिडल को तत्काल पहचान गया। उसका चेहरा सबसे आकर्षक था। वो लड़कों में सबसे सहज था। उसका दाहिना हाथ कुर्सी के हत्थे पर लापरवाही से रखा हुआ था। एक झटके के साथ हैरी ने देखा कि वो मार्बलों की सुनहरी और काली अंगूठी पहना हुआ था। इसका मतलब ये था कि वो अपने पिता को मार चुका था। रिडल ने पूछा, सर क्या ये सच है कि प्रोफेसर मैरी थॉट रिटायर हो रही हैं? टॉम अगर मैं जानता भी तो तुम्हें नहीं बताता, स्लगहॉर्न ने कहा और अपनी शक्ल लिपटी उंगली रिडल की तरफ दिखाई। हालांकि उन्होंने आंख मारकर जता दिया कि उन्होंने बुरा नहीं माना है। मैं जानना चाहूंगा तुम्हें इतनी जानकारियां कहां से मिलती हैं? रिडल मुस्कुराया। बाकी लड़के हंसे और उसकी तरफ प्रशंसा भरी निगाह से देखने लगे। तुम्हें जो चीजें पता नहीं होनी चाहिए उन्हें जानने की तुम्हें अनोखी योग्यता है। तुम महत्वपूर्ण लोगों की सावधानी से चापलूसी भी करते हो। पाइनएप्पल टॉफियों के लिए धन्यवाद, ये मेरी सबसे प्रिय टॉफी है। कई लड़के दोबारा खिलखिलाने लगे तो एक अजीब चीज हुई जिससे हैरी अपने पास खड़े डंबलडोर के चेहरे के सिवा कुछ देख नहीं पाया। फिर धुंध में स्लगहॉर्न की अस्वाभाविक रूप से तेज आवाज गूंजी, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो लड़के, मेरी बात याद रखना। कोहरा उतनी ही तेजी से साफ हो गया जितनी तेजी से प्रकट हुआ था। बहरहाल किसी ने भी ऐसा प्रकट नहीं किया जैसे कोई अस्वाभाविक बात हुई हो। चकराते हुए हैरी ने देखा स्लगहॉर्न की डेस्क पर रखी छोटी सुनहरी घड़ी ने 11 घंटे बजाए थे। हे भगवान, इतना समय हो गया। लड़कों अब तुम्हें चल देना चाहिए वरना तुम सभी मुश्किल में पड़ जाओगे। लेस्ट्रेंज, मुझे कल तक तुम्हारा निबंध चाहिए वरना सजा मिलेगी। और एवरी, तुम्हारे साथ भी यही होगा। लड़कों के एक एक करके बाहर निकलते समय स्लगहॉर्न कुर्सी से उठे, अपना खाली गिलास लेकर डेस्क तक गए। बहरहाल रिडल पीछे रुका रहा। हैरी जानता था वो जानबूझकर रुका था क्योंकि स्लगहॉर्न के साथ वो आखिर में अकेला रहना चाहता था। ध्यान रखना टॉम, स्लगहॉर्न ने कहा जब उन्होंने मुड़कर देखा कि रिडल वहीं है। कहीं तुम रात को अपने कमरे के बाहर नहीं पकड़े जाओ जबकि तुम एक प्रीफेक्ट हो। सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो फिर पूछो मेरे बच्चे, पूछो। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप होर्क्रक्स के बारे में कुछ जानते हैं? और ये एक बार फिर हो गया। घना कोहरा कमरे में इतना ज्यादा भर गया कि हैरी स्लगहॉर्न या रिडल को देख नहीं पाया।
सिर्फ डंबलडोर दिख रहे थे जो हल्के से उसके पास मुस्कुरा रहे थे। फिर स्लगहॉर्न की आवाज एक बार फिर उसी तरह गूंजी जिस तरह पहले गूंजी थी। मैं हॉर्क्रक्स के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, और अगर मैं जानता भी तो तुम्हें नहीं बताता। यहां से तत्काल चले जाओ, दोबारा मेरे सामने इस चीज का जिक्र मत करना। तो बात यहीं पर खत्म होती है। डंबलडोर ने हैरी के पास से कहा, चलने का समय हो गया है। हैरी के पैर फर्श से उठ गए। कुछ ही पल बाद उसके पैर डंबलडोर के डेस्क के सामने कालीन पर आ गए। हैरी ने सूनेपन से कहा, क्या इतना ही था? डंबलडोर ने कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण याद थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया ये महत्वपूर्ण क्यों थी। निश्चित रूप से अजीब तो था कि अचानक कोहरा क्यों छा गया। कोहरे की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। रिडल ने सिर्फ एक सवाल पूछा था जिसका जवाब उसे नहीं मिला था। डंबलडोर ने अपने डेस्क के पीछे बैठते हुए कहा, जैसा तुमने ध्यान दिया होगा उस याद के साथ छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़? निश्चित रूप से प्रोफेसर स्लगहॉर्न ने अपनी ही याद के साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है वो अपनी इस याद पर शर्मिंदा हैं। उन्होंने अपनी याद को दुरुस्त करने की कोशिश की है ताकि वो बेहतर रोशनी में दिख सकें। उन्होंने उन हिस्सों को ढक दिया है जो वो मुझे नहीं दिखाना चाहते थे। जैसा तुमने देखा होगा ये बहुत ही सतही तरीके से किया गया है, और ये अच्छा ही हुआ है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि सच्ची याद अब भी इन परिवर्तनों के नीचे मौजूद है। और इसलिए हैरी, मैं तुम्हें पहली बार होमवर्क दे रहा हूँ। तुम्हारा काम यह है तुम प्रोफेसर स्लगहॉर्न को असली याद देने के लिए राजी करो। हैरी ने उनकी तरफ घूरा। निश्चित रूप से सर। उसने अपनी आवाज को सम्मानजनक बनाने की कोशिश की। लेकिन आपको मेरी जरूरत क्यों है? आप गुप्त घुसपैठ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सत्यद्रव। प्रोफेसर स्लगहॉर्न एक बहुत ही काबिल जादूगर हैं जिन्हें मुझसे इन दोनों चीजों की उम्मीद होगी। वो गुप्त विद्या में मॉर्फिन गॉन्ट से ज्यादा कुशल हैं। मैंने उन पर दबाव डालकर उनसे ये याद निकलवा ली थी। मुझे लगता है कि इसके बाद तो वो अपने साथ सत्यद्रव का तोड़ भी रखते होंगे। नहीं, दबाव डालकर प्रोफेसर स्लगहॉर्न से सच्चाई निकलवाने की कोशिश मूर्खतापूर्ण होगी। ये नुकसान कर सकती है। मैं नहीं चाहता वो हॉगवर्ट्स छोड़कर चले जाएं। बहरहाल हम सब की तरह उनकी अपनी कमजोरियां हैं। मेरा मानना है तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो उनके रक्षा कवच को भेद सकते हो। हैरी, सच्ची याद को हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है हम देखने के बाद जान पाएंगे। तो गुड लक और गुड नाइट। अचानक क्लास खत्म होने पर हैरी खड़ा हो गया। गुड नाइट सर। जब उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया तो फिनिस नाइजेलस की आवाज सुनाई दी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये लड़का आपसे ज्यादा सफल कैसे हो सकता है डंबलडोर। डंबलडोर ने जवाब दिया, मुझे उम्मीद भी नहीं है आप समझ पाएंगे। ज्वाला ने एक धीमी और संगीतमयी आवाज निकाली।